हाँ, सो अपन कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। जो बच्चे लाइव से हट गए हैं वो एक बार रिकनेक्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स वगैरह है उनको बोल सकते हो आप कि वापस रिज्वाइन हो जाओ। अगर अदरवाइज जो अपनी क्लास है वो अभी 30 मिनट की या अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट की और चलेगी। और इसके अलावा अगर लाइव सेशन के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है या और भी कोई वीडियो क्वालिटी की इश्यूज आ रहे हैं तो अपन इस वीडियो को अपलोड करने वाले हैं अभी। आधे एक घंटे के अंदर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तब भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो जो अभी लाइव देखना चाहते हैं वो लाइव भी देख सकते हैं। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं अपना। नेक्स्ट अपना था लंग्स के बारे में। तो लंग्स जो है उसके अंदर अपन को दो लंग्स होते हैं इस तरीके से। जो दो दो लंग्स है उसके बारे में अपन ने देख लिया। इधर वाले लंग्स के अंदर हल्का सा खड्डा पाया जाता है, जिसको इस खड्डे को क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच, यानी कि हार्ट की वजह के हार्ट के प्रेशर की वजह से ये खड्डा होता है, इसलिए उसको बोला जाता है कार्डियक नोच। इधर वाला जो लंग्स होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसके अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं। ये वाला छोटा हो गया इस खड्डे की वजह से, इसलिए इसके अंदर 2 ही लोब्स पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर 2 ही लोब्स पाए जाते हैं, 3 लोब्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया लंग्स के बारे में। इस तरीके से आपको इसके बारे में समझाना पड़ेगा। फंक्शंस इसके ऑब्वियसली बात है, एयर को लेना, एयर को छोड़ना, ये इसके फंक्शंस है। और भी अपने गैसेस एक्सचेंज का हो गया, एल्वलाई फुलाना वगैरह, सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशन वगैरह, जो भी अपन ने फंक्शंस पढ़े थे वेज के अंदर भी और ऐसे भी। ठीक है, तो आप लोगों ने भी, बाकी जो बच्चे अननोन है उन बच्चों ने भी पढ़ा होगा अपनी कॉलेज के अंदर कि इसके जो फंक्शंस है वो यही सब होते हैं। तो वो फंक्शंस अपन को लिखने हैं। नेक्स्ट, डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मैंने अभी जस्ट बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डायग्राम है इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से माउथ हुआ, वहां से नोज हुआ, उसके बाद फेरिंग्स हुआ, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स हुआ, और ये इस तरीके से ट्रेकिया, और ट्रेकिया को डिवाइड कर दिया 2 भागों में। उसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई, और इसको कवर अप बंद कर दिया लंग्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको नॉर्मली डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम अच्छा दिखे ना दिखे डजेंट मैटर, बट उसकी जो नेमिंग है, जो अपन जैसे अपन पढ़ते हैं कि स्टोमक है वो जे शेप का ऑर्गन है। ठीक है, स्टोमक है वो जे शेप का ऑर्गन है, इस तरीके से। तो मैं जब भी स्टोमक बनाता हूं वो इस तरह अच्छा क्यों लगता है, बिकॉज वो मैं जे शेप लेता हूं। तो अपन ने उस ऑर्गन के बारे में स्टडी कर रखी है ऑलरेडी, तो उस स्टडी को देखते हुए अपन को उस डायग्राम को उसी तरीके से समझाना है। भले ही डायग्राम अच्छा ना बने, लेकिन उसके अंदर जो स्पेशलिटी है वो चीज अपन को शो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी, इसके अंदर क्या है, जो अभी सांस अपन ने ली और उसको वापस छोड़ी, यानी कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन, उसके अंदर जो डायफ्राम ऊपर की ओर आया, डोम शेप के अंदर आया और वापस बैकवर्ड के अंदर चला गया, तो वो सारी चीजें समझानी है। इसके अलावा ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना, और एल्वुलाई और अपने जो ब्लड के बीच में जो अपने गैसेस एक्सचेंजन का जो भी फॉर्मेशन रूट मैंने समझाया था वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी के अंदर आता है, रेस्पिरेशन के अंदर। सो नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सो नेक्स्ट है अपना, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स एंड इट्स फंक्शन, ट्रेकिया। ठीक है, हाँ, ट्रेकिया और फेरिंग्स। अभी जस्ट अपन ने देखा माउथ नोज दोनों कनेक्ट हुए, फेरिंग्स आया, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आया, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आई। ठीक है, ट्रेकिया जस्ट डिवाइड हो जाती है 2 भागों में, जो भाग डिवाइड होते हैं उसको कैरिना बोलते हैं, और ये राइट ब्रोंकिया, ट्रेकिया की जो राइट है हुई और लेफ्ट ब्रांच हो गई। अब यहाँ पर अपन ने सबसे पहले क्या देखा, फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया। अब ये जो फेरिंग्स है ये 3 भागों में डिवाइड होती है, ओरोफेरिंग्स, और इसके अलावा नेजोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स मतलब लेरिंग्स के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंग्स के जस्ट नीचे जो पार्ट है वो होता है ट्रेकिया, वो होता है ट्रेकिया। और इस तरीके से इसके अंदर सी शेप के छल्ले पाए जाते हैं, सी शेप के छल्ले पाए जाते हैं, जिसको कोलैप्स होने की वजह से बचाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। अभी विंड पाइप अपन ने देखा, एक अपन ने देखा था फूड पाइप। फूड पाइप कौन सा था, ईसोफेगस। फूड पाइप कौन सा था, ईसोफेगस। और विंड पाइप कौन सा है, ट्रेकिया। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी, ट्रेकिया अपन ने देख लिया, फेरिंग्स अपन ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना जो अपना ये सिस्टम था रेस्पिरेटरी, वो अपना खत्म हुआ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट सिस्टम के अंदर अपन ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सेंसरी सिस्टम। क्या है, सेंसरी सिस्टम। इसके अंदर मिडल ईयर, यानी कि जो ईयर है उसके पार्ट्स के बारे में समझाना है। अब अपना जो कान होता है उस कान की जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो अपने कान की स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझाना है, और इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर देखा गया है। यानी कि जो कान है, जो बाहर का एक्सटर्नल पार्ट है वो अपना क्या होता है, पिन्ना। ये वाला तो क्या हो गया, पिन्ना। और नीचे वाला जो ये वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं अपन लोब। क्या बोलते हैं, लोब। ऊपर वाला जो कार्टिलेज का हिस्सा है इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं,
पिन्ना, ठीक है। बीच में जो ये कैनाल है इसको ये 3 भागों में डिवाइड होता है इस तरीके से। आगे वाला तो एक्सटर्नल ईयर हो गया, आगे वाला एक्सटर्नल ईयर हो गया, बीच वाला मिडल हो गया और लास्ट वाला हो गया इनर, लास्ट वाला हो गया इनर। तो मिडल है उसको अपन बोलते हैं बोनी पार्ट, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बोन्स पाई जाती है और अपन ने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था अभी जस्ट 3 बोन्स कौन कौन सी, अपने मेलस, इनकस और स्टेपिस, मेलस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्टेपिस, ठीक है। इसके अंदर वाइब्रेशन होता है और ये आगे इसको फॉरवर्ड कर देता है वाइब्रेशन को। लास्ट में जो होता है वो कोक्लियर होता है, कोक्लियर नर्व कनेक्ट होती है, यहाँ पे कोक्लियर नर्व कनेक्ट होती है और ये लिब्रिंथ पार्ट होता है। क्या होता है? लिब्रिंथ पार्ट होता है। इसके अंदर फ्लूइड और थोड़ी सी जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके जाल पाए जाते हैं, उसके अंदर उस वाइब्रेशंस को सर्कुलेशन में घुमाया जाता है और आगे कोक्लियर नर्व को पास कर दिया जाता है। कोक्लियर नर्व अपने ब्रेन में जाती है, जो अपना लिसनरी पार्ट होता है, ऑडिटरी पार्ट होता है, उसके पास जाती है। इस कोक्लियर नर्व को अपन क्या बोलते हैं? ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ये अपने ईयर के बारे में हो गया और यही फिजियोलॉजी ऑफ लिसनिंग है। क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ लिसनिंग। आगे आएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। हाँ, ये रहा फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म, एक ही बात है। हियरिंग यानी कि अपन को सुनाई कैसे देता है। तो अभी जस्ट अपन ने देखा आवाज गई, आवाज अपने कान के अंदर गई, कान के अंदर जाने का बोनी पार्ट में गई, मिडल पार्ट में गई, बोन से टकराई, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन लिब्रिंथ में गया, फ्लूइड के अंदर गया, लिब्रिंथ के अंदर वाइब्रेशन आए, वो वाइब्रेशन घूमता रहा, कोक्लियर नर्व के पास गया, कोक्लियर नर्व अपने ब्रेन के जो अपने टेम्पोरल के पास में जो एरिया है लिसनिंग एरिया, उस पार्ट के अंदर ले गई और वो पार्ट क्या अपने ब्रेन को क्या हुआ? सुनने का एहसास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। वही अपना 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ऑलरेडी रेड मार्क है। सो एक्सप्लेन अबाउट द ऑल सेंसरी ऑर्गन्स एंड डिस्क्राइब द आई, यानी कि जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है उन सब के बारे में अपन को समझना है। आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से थे? टेस्ट के अंदर अपना क्या था? टंग हो गया, ठीक है। टंग के अलावा अपना एक और रह रहा है, कौन सा रह रहा है? कान, नाक हो गया, आईज हो गई, टंग हो गया, इसके अलावा ईयर, टीथ, ये सारे के सारे जो अपने थे एक्सटर्नल के अंदर, यानी सेंसरी के अंदर जो एक्सटर्नल था, टेस्ट के अंदर जो अपने टंग के थ्रू पढ़े थे वो टीथ भी था, लेकिन इसके अंदर सेंसरी में सिर्फ ये 5 ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आई है, हाँ ये आई क्या है अलग से पूछा गया है ना इसमें, ये रहा आई है, ये इंपॉर्टेंट है, और ईयर है, ये इंपॉर्टेंट है। आई और ईयर दोनों अलग अलग इंपॉर्टेंट है, जो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आई के अंदर आपको आई का डायग्राम बनाना है, उसके अंदर वो आई का डायग्राम के अंदर आपको लेंस समझाना है, पीछे की साइड से अपने जो भी अपने जो ब्लड वेसल्स है, नर्व सप्लाई है, उन सारी सप्लाईज को समझाना है, रेटिना के बारे में बताना है, इसके अलावा स्क्लेरा के बारे में बताना है, जितनी भी लेयर्स है उन सब के बारे में बता दिया, रेटिना के बारे में समझा दिया, लेंस के बारे में समझा दिया, इसके बाद इसकी जो ब्लड वेसल्स है, नर्व सप्लाई, उसके बारे में समझा दिया। ये अपनी आई कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट उस पे चलते हैं स्टेप पे, जो नेक्स्ट पेज है अपना, ज्यादा नहीं है, बस 1 या 2 पेज और होंगे, उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म है। एक बार आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, इनमें से कौन सा भी क्वेश्चंस आ सकता है, और आई थिंक जितना मुझे पता है कि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे जरूर, ठीक है। सो आप एक बार पढ़ लेना। हाँ, नेक्स्ट है अपना रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना अभी मैंने बता दिया था, आई के अंदर रेटिना को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, कि 6 नंबर के अंदर अलग से पूछ सकता है रेटिना, इसके अंदर वापस से आई का डायग्राम बनाना पड़ेगा, आई को समझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेटिना समझाना है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन है, उसके अंदर स्किन, स्किन के अंदर जो लेयर्स है उसके बारे में बात करनी है, उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसके बारे में बात करनी है, पोर से स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के बारे में बात करनी है, और स्वेटिंग के ऊपर जब एयर लगती है उसकी वजह से अपन को ठंडक का एहसास होता है, उसकी वजह से अपना बॉडी टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। जब भी आपने नोटिस किया होगा फीवर जब भी आता है तब अपन को पसीने स्वेटिंग जरूर होती है, और उसके अंदर जैसे ही अपन को हवा लगती है अपन चिल्डी हो जाती है बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यही रेगुलेशन का जो अपना मैकेनिज्म है ये समझाना है। नेक्स्ट वही 15 नंबर का क्वेश्चन, explain the skin and इसे briefly explain about the layers of dermis and epidermis। स्किन और स्किन के अंदर अपन को कौन कौन सी लेयर्स देखने को मिलती है? एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस हो गई, सबक्यूटेनियस हो गई, और इसके अलावा मस्कुलर लेयर हो गई। ये चारों लेयर होती है, लेकिन इसके अंदर जो इंपोर्टेंटली है वो डर्मिस और एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। इन लेयर्स को आपको एक्सप्लेन करना है, पर्टिकुलरली प्रत्येक का नाम और हेडिंग लिख के आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट द टेस्टिस। अब आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे अपना खत्म हो गया सेंसरी, अब आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सप्लेन अबाउट द टेस्टिस एंड मेमरी ग्लैंड। टेस्टिस क्या होता है? मेल के अंदर पाए जाते हैं, जिसको अपन वृषण भी बोलते हैं। टेस्टिस ये क्या करता है? स्पर्म जनरेट करता है, इसका बारे में आपको डायग्राम बना के समझाना है। मेमरी ग्लैंड ऑब्वियसली बात है, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट के अंदर पाए जाने वाली जो ग्लैंड्स है वो मेमरी ग्लैंड है, जो कि अपना क्या करती है? ब्रेस्ट मिल्क
बनवाती है, ठीक है, उसको स्टोर करती है, बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अबाउट द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ पाई जाती है? यूट्रस के अंदर। जो अपना यूट्रस है, जो अपना यूट्रस है, उस यूट्रस के अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो ओवरी से कनेक्ट होती है, इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। जिसमें से एग फॉर ओवरी से फॉर्म होकर कहाँ आता है? यूट्रस के अंदर। इस पाइप को ही क्या बोला जाता है? फेलोपियन ट्यूब। इसको समझाना है। एक्सप्लेन यूट्रस, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम अभी बनाया है इसको समझाना है कंप्लीटली। यूट्रस के अंदर बॉडी हो गई, फंडस हो गया, सर्विक्स हो गई, वेजाइना हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवेरी हो गया, ये सारा का सारा कंप्लीटली आपको इसके अंदर समझाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फेलोपियन ट्यूब है, मेमरी ग्लैंड, टेस्टिस है, इसके अलावा यूट्रस है, और दोनों जेनाइटल ऑर्गन्स के जो अपने डायग्राम है फीमेल का और मेल का, वो दोनों इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेज पे आ गए। एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स, फीमेल्स के अंदर पीरियड्स जो होते हैं उसकी जो 3 अपनी फेजेज है, ब्लीडिंग फेज हो गई 5 डेज के अंदर, इसके अलावा जो अपना ल्यूटियल फेज हो गई, सेक्रेटरी फेज हो गई, इन तीनों जो फेजेज है उनको समझाना है 28 डेज की साइकिल को कंप्लीटली। नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। जस्ट अभी मैंने बोला मेल एंड फीमेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर फीमेल का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो वेजाइना है, इस तरीके से वेजाइना है, इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलती है? जो बाहर का आउटिंग पार्ट है उसको बोलते हैं वल्वा। इसके अंदर ऊपर की साइड पे क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्लाइटोरिस जो सेक्स के अंदर या सेक्सुअल प्रेशर के अंदर अपन को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो नीचे से बीच में जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, जिसमें से अपन को सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके अलावा पीरियड्स की ब्लीडिंग, इसके अलावा बेबी डिलीवरी, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी, ये तीनों चीज के लिए फॉर्मेट होगी। इसके जस्ट बीच में यहाँ पे जो अपने वेजाइना है उसके जस्ट ऊपर की साइड यहाँ पर ये क्या पाई जाती है? यूरिथ्रा। क्या पाई जाती है? यूरिथ्रा, जिसके अंदर से यूरिन पास आउट करती है फीमेल। इसके अलावा यहाँ पर दोनों साइड, दोनों तरफ ओपनिंग्स पाई जाती है, जो कि एक तो होती है बार्थोलियन ग्लैंड, एक होती है स्केनी ग्लैंड, जो क्या करती है? इस वेजाइना को लुब्रिकेट, चिकना रखने का काम करती है। ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं जिसको मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, इसके ऊपर लिप्स पाए जाते हैं, ये लिप्स वेजाइना को कवर करने का काम करते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह वायरस है जो इसको अंदर इंसर्ट होने से बचा सके। तो इसके अंदर जो बड़े लिप्स है वो बड़े लिप्स को तो क्या बोलते हैं? मेजोरा, लेबिया, मेजोरा, और जो छोटे लिप्स है उसको क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ये वेजाइना का हो गया। पेनिस के अंदर अपन को, मेल के अंदर जो डायग्राम है वो पेनिस का बनेगा, वो ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन पेनिस के अंदर सिर्फ आपको इस तरीके से हल्का सा ऊपर ग्लांस पेनिस हो गया, इस तरीके से डार्क करके समझाना, और बीच में अपन को यूरिथ्रल ओपनिंग दिखानी है, ग्लांस पेनिस हो गया, साफ्ट हो गई, वेस्कुलर सप्लाई, प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे रिलेटेड समझाना है, और लास्ट में अपन को नीचे स्क्रोटम दिखा देने, स्क्रोटम के अंदर अपन को टेस्टिस दिखा देने, खत्म। पेनिस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है जो वेजाइना के अंदर है वो ही इसलिए ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, हाँ रिप्रोडक्टिव खत्म। अब यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, इसके अलावा है माइक्रोस्कोपी और किडनी, इसके अलावा एक्सप्लेन प्रोसेस यूरिनेशन फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है? जो अपनी ये किडनी है, जो अपनी ये किडनी है, इस किडनी के बारे में अपन देखें तो ये किडनी के अंदर पिरामिड शेप की पाई जाती है। ये क्या करते हैं अपना? सीधी सी बात है, फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। तो फिल्ट्रेशन का क्या करिए? ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को, खून को छान के और यूरिया निकालती है, ठीक है। तो ये किडनी का काम है, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर आपको बनानी है। इसके अंदर पिरामिड्स हो गया, कैप्सूल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, इसके अंदर मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, पेल्विस, हाइलम, इन सब चीजों को आपको समझाना है। किडनी के अंदर स्ट्रक्चर, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर। यूरिनरी ब्लैडर, जब किडनी से छन जाएगा यूरिन, तब ये इस पाइप से होके जिस थैली के अंदर जाएगा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, उसी को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है? यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट है राइट अबाउट द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, कहां पाया जाता है? जो ये किडनी के अंदर ये पिरामिड है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जूम करने के बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और ये इस तरीके से ये जाल होता है, और फिर इस तरीके से ये डक्ट के अंदर शामिल हो जाता है। इसके ऊपर जो अपनी कैपिलरीज होती है उसका जाल होता है, जो लेकर आती है और लेकर जाती है, उनके दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। जो लेकर आ रही है वो होती है एफरेंट, जो लेकर आती है वो होती है एफरेंट, और जो लेकर गई है वो होती है इफरेंट, ठीक है। इसके इफरेंट वेसल्स और इफरेंट वेसल्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो जाल बनता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये जो ये वाला कटोरी जैसी संरचना है इसको बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बॉमेन कैप्सूल। अब ये जो घुमाव है, तो पास से पी, दूर से डी,
ठीक है। तो ये जो पास वाला घुमा हुआ है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, पास से पी, डी से दूर, यानी कि इससे कैप्सूल से जो दूर है उसको डी, पास है उसको पी, ठीक है। और ये जो लूप बन रहा है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले मैं ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने क्वेश्चन से रिलेटेड है। अपन ने जो सेशन एक्सपायर जो पहले बेस के अंदर समझा रखा है उसके अंदर सब चीज समझा रखी है, ठीक है। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ये अपन ने देख ली, ये किडनी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, जब यूरिन या सॉरी ब्लड है वो किडनी के अंदर आएगा, पिरामिड्स के अंदर जाएगा, और पिरामिड्स के अंदर जाने के बाद जब ये फिल्टर होगा, उस जब जाके फिल्टर होगा तो ये पिरामिड से बाहर निकलेगा, यूरेटर्स के अंदर आएगा, यूरेटर्स के बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा और यूरेथ्रा से बाहर एक्सक्राउट हो जाएगा। यही मिक्सचरेशन और यूरिनेशन की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन सेकंड लास्ट पेज पर आ गए हैं और ये है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अबाउट द लिम्फ। ये लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट हो गया, लिम्फ एंड नोड डायग्राम, ठीक है। अब लिम्फ नोड डायग्राम के अंदर क्या है, जो अपना लिम्फ नोड होती है इस तरीके से होती है, इसके अंदर क्या होता है, लिम्फ होता है, इसके अंदर भी जो वेसल्स लेकर आएगी वो एफरेंट, जो लेकर जाएगी वो इफ्रेंट, ठीक है। लिम्फ हो गया। अब ये लिम्फ इसके अंदर ये क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। ये लिम्फ नोड से रिलेटेड हो गया, डायग्राम बना के आपको नॉर्मली समझाना है, इसकी जो लेयर है कैप्सूल वगैरह उसके बारे में समझाना है, खत्म। नेक्स्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बारे में अब जो ये क्वेश्चंस आएंगे अब वो ब्लड तक का है, ब्लड के बाद अपन माइक्रो बायोलॉजी भी देखेंगे। तो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, उसके बारे में चार्ट बना के आपको पूरा समझाना पड़ेगा इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट है मसल्स कार्टिलेज, हाँ मस्कुलर कार्टिलेज पढ़ा होगा आपने टिश्यू के अंदर, वो आपको इस तरीके इसका एक्सप्लेनेशन देनी होगी, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इम्यूनिटी 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हेमेटोस्टेसिस, यानी कि जो ब्लड सेल्स है उसके बारे में आपको जो फॉर्मेशन है और जो डेस्क्रिप्शन है उसके बारे में समझाना होगा, 6 नंबर का आता है। नेक्स्ट describe the all blood groups ए बी, ए बी ओ, पॉजिटिव नेगेटिव, इन चारों के चार यानी कि आठों के 8 ब्लड ग्रुप्स को आपको समझाना पड़ेगा। कौन सा सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है, उसके बारे में समझाना पड़ेगा। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस विद द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, 55% प्लाज्मा हो गया या वाटर हो गया, 45% प्लाज्मा के अलावा इसके अंदर क्या हो गया, ब्लड सेल्स हो गई, ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा के अंदर 99% कितना होता है, वाटर होता है, बाकी चीजें ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। तो वो सारी की सारी यूरिया जो भी है वो सारी चीजें आपको समझानी पड़ेगी, ठीक है। ये अपना हो गया ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब अपना लास्ट पेज जो रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट। हाँ लास्ट जो है ये है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ स्टेलाइजेशन, माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो गई। स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ फिजिकल मेथड, स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट एक ही बात है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाना है, बैक्टीरिया वायरस को क्लीन करना, साफ करना है। तो स्टेलाइजेशन के अंदर तो क्या करते हैं अपन, गरम करके फ्लेमिंग वगैरह मेथड्स जो भी थे वो सारे के सारे फिजिकल मेथड्स थे। इसके अलावा डिसइंफेक्शन है, कोई भी एक सेप्टिक सॉल्यूशन है उससे अपन को ऑब्जेक्ट को क्लीन करा तो वो डिसइंफेक्टेंट हो गया, उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस के बारे में आपको समझाना होगा, इसके मेथड, स्टेलाइजेशन के मेथड, जो भी ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, जो मेथड्स थे वो सारे आपको इसके अंदर समझाने होंगे। व्हाट इज नोजोकोमिकल इन्फेक्शन इन सोर्सेज, हाउ टू प्रिवेंट नोजोकोमिकल इन्फेक्शन, इसी को बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। फंडामेंटल के अंदर आपने ये दोनों चीजें आराम से पढ़ ली होगी, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल गया, उसने कहीं पे भी टच किया या किसी कैंडिडेट से टच हुआ, उसके उस टच करने से अपने अंदर जो बीमारी आ जाएगी वही इन्फेक्शन क्या कहलाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और वही क्या कहलाता है, नोजोकोमिकल इन्फेक्शन, ठीक है। सोर्सेज, कोई भी टच हो गया, एक कंटामिनेटेड जगह पर आपने टच कर दिया, बैठ गए, खांस लिया, पानी पी लिया, वो सारे के सारे इसके सोर्सेस हो गए। प्रिवेंशन, मास्क का यूज,
जैसे कि अभी कोविड आया था, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। सो अगर आप ऐसी कंटेमिनेटेड जगह पर जा रहे हो, ग्लव्स का यूज करो सबसे पहले, ठीक है। इसके अलावा एक दूरी मायने मेंटेन करके रखो, ठीक है। ये सारे के सारे प्रिवेंशन हो गए। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटीसेप्टिक। अभी मैंने जस्ट बात करी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अपन क्लीन करेंगे डिसइंफेक्शन करने के लिए। तो एंटीसेप्टिक एक सॉल्यूशन है जिसकी वजह से बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ को रोका जा सकता है, ठीक है। लास्ट जो है, हाउ इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड एंड द क्रॉस इन्फेक्शन। व्हाट इज अ क्रॉस इन्फेक्शन, यानी कि ये वही चीज है, ये एक कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है, इसके कोई बीमारी हो रही थी, इसके भी कोई बीमारी हो रही थी, इसके ए वाली बीमारी हो रही थी, इसके बी वाली बीमारी हो रही थी, इसने ये बी वाली बीमारी इसको दे दी और ए वाली बीमारी इसको दे दी, ठीक है। तो इसके भी 2 बीमारी हो गई, इसके भी 2 बीमारी हो गई, लेकिन ये जो इन्फेक्शन हुआ, ये कौन सा हुआ? क्रॉस इन्फेक्शन। कौन सा हुआ? क्रॉस इन्फेक्शन। सो अब अपने जितने भी थे वो सारे के सारे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर सकता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है या जहां तक मेरा अंदाजा है, अपन ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें से अपना ज्यादातर क्वेश्चंस अपन को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। अगर कोई डाउट है सो वो डाउट भी आप मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी चीज की प्रॉब्लम है सो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। कल एक बार फिर अपन थोड़े समय के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ऑनलाइन आएंगे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि पेपर करना कैसे है, लिखना कैसे है, कॉपी कैसी आएगी, कितने सेक्शन आएंगे, कितने टाइम के अंदर कितने पेजेस भरने हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ें, कौन सा करें, कौन सा पहले करें, कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपन कल डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इसी समय 8 बजे तैयार रहना लाइव सेशन के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। ओके गाइस, फिर मिलेंगे।